नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, संसद का सत्र चल रहा है, आज भी चला तो, लेकिन आज संसद सत्र से ज़्यादा संसद सत्र में हुई घटनाओं के पीछे क्या राजनीति खेली जाती है उस पर बात करना भी ज़रूरी है। आपने देखा संसद में एक विवाद हुआ जब राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच में आपस में एक विवाद हुआ। राहुल गांधी ने, हम सब ने वीडियो में देखा, माय ट्रेटर फ्रेंड कहा, लेकिन बीजेपी ने उसे चेंज करके उसका नैरेटिव चेंज कर दिया कि सिखों का अपमान राहुल गांधी ने किया, पूरी सिख कौम को गद्दार कहा। बहुत कोशिश की, जितने सिख नेता हैं बीजेपी के पास बड़े बड़े, सबको मैदान में उतारा, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की और मैसेज पंजाब को देने की कोशिश की। लेकिन उस मैसेज में, उस कोशिश में बीजेपी पूरी तरह से धाराशाही हो गई, क्योंकि पंजाब के लोगों ने बीजेपी के इस नैरेटिव को एक्सेप्ट करने की बजाय रवनीत बिट्टू पर ही सवाल उठाने शुरू कर दी कि उनकी खुद की स्टैंडिंग कहाँ है। जो रवनीत बिट्टू किसान आंदोलन के वक्त में बीजेपी के नेताओं के साथ कहते थे मेरी जुत्ती भी उनके साथ नहीं बैठेगी, आज उन्हीं के लिए खड़े हो रहे हैं। तो ये बुरी तरह से धराशायी हुआ। लेकिन बात ये नहीं है कि नैरेटिव चला या नहीं चला, ये बात पुरानी हो गई। लेकिन आज बात इसलिए करना ज़रूरी है इस पर कि दरअसल 3 राज्य ऐसे हैं, मैंने शायद आपको पहले भी बोला था, जहाँ पर बीजेपी को बड़ी तकलीफ होती है कि लाख कोशिश करने के बावजूद ज़मीन नहीं बना पा रही। एक तमिलनाडु, एक पश्चिम बंगाल और एक पंजाब। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद सुप्रीम कोर्ट तक में खड़ा होना पड़ गया। तमिलनाडु में क्या हो रहा है ये आपको मालूम है। पंजाब को लेकर भी बीजेपी दरअसल बैकग्राउंड में, या आप पर्दे के पीछे कह लीजिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से राजनीति करी गेम प्लान चला रही है और अपने उस गेम प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कंधा राहुल गांधी का ढूंढ रही है। उस दिन जो इंसिडेंस हुआ, उन्हें लगा अब राहुल गांधी का कंधा मिल गया, राहुल गांधी के कंधे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी और जो बैकडोर में प्लान चल रहा है उसको बेहतरीन तरीके से लागू किया जा सकता है। आपको याद है कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री पंजाब भी गए थे, लेकिन अगले ही दिन ट्रेड डील हो जाती है जिसमें कृषि क्षेत्र को लेकर बहुत आशंकाएं खड़ी है कि क्या भारत सचमुच में पूरा कृषि क्षेत्र अमेरिकन प्रोडक्ट के लिए खोल देगा। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ेगा? पंजाब में पड़ेगा। उसकी काट के लिए बीजेपी, जाहिर सी बात है, एक तरफ राहुल गांधी के ज़रिए सिखों को कांग्रेस से दूर करके अपनी तरफ लाने की कोशिश करी, लेकिन एक और राजनीति वहाँ पर बहुत अलग तरीके से, यूँ कह लें कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस से। हालांकि अब तक पंजाब के लोगों ने बीजेपी की हर कोशिश को नकारा है, लेकिन ये कोशिशें क्या हैं, ये कैसे की जा रही है, बीजेपी क्या पंजाब को लेकर सोच रही है, कर रही है, इन सब पे बात करने के लिए आज फिर मैं आपको पंजाब ले चलूँगा, जालंधर, जहाँ से हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार राजू विलियम्स जुड़ेंगे। वो बताएंगे दरअसल ये जो उस दिन राहुल गांधी का कंधा ढूंढने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, वो उस कंधे के सहारे निशाना कहाँ लगाना चाह रही थी और वो निशाना कितना फ्लॉप हुआ है, कितना कामयाब हुआ है, ये सब जानने के लिए आपको पंजाब ले चलते हैं। राजू विलियम्स, ये आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। फिर से हमारे दर्शकों के सामने आप महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। सबसे पहला सीधा सवाल जो शायद हर भारत का हर दर्शक पंजाब के लोगों से जानना चाहता है कि जो जी। राहुल गांधी नवनीत बिट्टू का जो किस्सा हुआ, उसे हुँ। जिस तरह से सिखों की मर्यादा के साथ जोड़ा गया, सिखों की बेइज्जती के साथ जोड़ा गया, पंजाब को क्या लग रहा है? पंजाब को भी लगा कि वो सिखों का जो है अपमान किया गया है, या सच्चाई कुछ और लगी? पंजाब में इस बात की जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी कि बाहर समझा जा रहा है या बीजेपी कोशिश कर रही है समझाने की कि रवनीत बिट्टू के साथ जो राहुल गांधी जी का आपस में हुआ है, वो सिखों का अपमान है। ये इसलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से पंजाब में ये माना जाता है कि ये इनकी जानी-पहचानी जो है एक रणनीति है। ना सिर्फ कांग्रेस को लेके कि कांग्रेस का कोई नेता है तो उसको सिखों का अपमान
वाला उसके ऊपर मढ़ दिया जाए। ये आम आदमी पार्टी के ऊपर भी जो इनके मुख्य विरोधी हैं पंजाब में, जैसे वो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, वो विधानसभा में उनकी बात को लेके जी उन्होंने सिख गुरुओं का अपमान कर दिया और उसको किस तरीके से फिर उन्होंने उसको उछाला है। तो ये पंजाब में बीजेपी की जो रणनीति है कि कांग्रेस को कैसे सिखों से दूर किया जाए, सिख विरोधी बताया जाए और सिखों के अंदर अपनी एक पैठ बनाई जाए, ये रणनीति काफी देर से चल रही है। ये आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि सिखों के एक जो वर्ग है उसको अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश है, उसमें इन्होंने किया क्या है कि जो इनकी इनकी जो राजनीति और रणनीति है ना, वो नंबर्स की है कि उधर से उसको पकड़ लो, उधर से उसको पकड़ लो, 2+2 4 कर दो। तो वो उसके चलते इन्होंने क्या करा है कि जो भी ये कर रहे हैं कि सिखों के जो चेहरे हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे कोई संत समाज से हैं, कोई धार्मिक शख्सियतें हैं, उनको साधो, उनको अपने पाले में खींचो तो लोग अपने आप साथ आ जाएंगे। ऐसा पंजाब में ना पहले हुआ है और ना कभी होगा। और इस बात में तो पंजाब की जो सिख जो पार्टियां जो श्रोमणी अकाली दल से बाहर निकल के बनी है, वो तो खुद नहीं ये काम कर पाए। तो बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का जो जो जिस तरीके से शुरू से देखा जा रहा है, इसीलिए तो बीजेपी के पांव नहीं लग रहे। अभी इन्होंने इसी चक्कर में अभी इन्होंने एक नया अध्याय जोड़ा है कि सिख जो समुदाय है वो सिख वोटर वो है और जो पंजाब में दलित वोटर है। और दलित वोटर को ये समझते हैं कि जैसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा करीब करीब 32% आमतौर पर कहा जाता है कि पंजाब में है दलित, तो ये समझते हैं कि सभी दलित इनकी तरफ खींचे चले आएंगे अगर ये जलंधर में जो सचखंड डेरा बल्ला है वहां पे जाके उनके जो धर्मक मुखी है संत निरंजन दास जी के वो पांव छू लेंगे तो वहां पे चले जाएंगे। तो दरअसल पंजाब में तो ये सोचा जा रहा है कि वो जो संत निरंजन दास जी है जिनके प्रधानमंत्री मोदी जी ने पांव छुए हैं, वो तो पांव इसलिए छुए हैं कि उनसे मिन्नत की है कि संत जी हमारे पंजाब में पांव नहीं लग रहे, आप हमारे पांव जो है वो लगवाइए, यहाँ पे हमें कोई स्पेस मिले। तो ये सिख और दलित वोटर जो दूसरे जो दो बड़े बड़े अपना वर्ग हैं वोटरों के, उनको ये लुभाने की और सिर्फ राजनीतिक जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये कवायद की जा रही है। अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल में 11 साल में बीजेपी ने जो दलित वर्ग है पंजाब में बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए क्या किया। ऐसी तो कोई नहीं भैया, आपके पास सत्ता, आपके पास सरकार है, तो आप ये जो ऑप्टिक्स है, पॉलिटिक्स फॉर ऑप्टिक्स है, ये दिखा के ये सोचते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। उसी में सिलसिले में मैं आपको बोलता हूं कि ये जो सिखों का अपमान वाली जो है ना इनकी लाइन जो है, ये इसका देयर आर नो टेकर्स ऑफ दैट इन पंजाब स्पेशली, विशेषकर जब रवनीत बिट्टू जैसा जो नेता हो। रवनीत बिट्टू को धरातल के नेता नहीं है, वो हारे हुए नेता हैं। अभी तक उनकी जो पहचान बनी है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से बनी है। और उनके जो दादा व्यंग सिंह मुख्यमंत्री थे, जो ये उनकी जो शहीदी है उसको ही इन्होंने अभी तक कैश किया। तो ये इस मामले में बड़े तेज हैं और बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब में इसीलिए लेके आए हैं, हारे हुए व्यक्ति को आप बना रहे हैं जिसकी जमीनी आधार नहीं है कोई। पहली बार कांग्रेस से निकल के दूर होके चुनाव लड़ा, अपने दमखम पे लड़ना था, जिताना था, वो चुनाव हार गए। और तो और छोड़िए कि 2024 के बाद जिस इनका जो क्षेत्र है लुधियाना वेस्ट, वहां पे उपचुनाव हुआ उसके बाद, तो लोकसभा चुनाव में तो जब ये उम्मीदवार थे तो वहां पे बीजेपी को 40,000 से ज्यादा वोटें मिली। लेकिन जब उपचुनाव हुआ, जब पूरे का पूरा दारोमदार इनके ऊपर था कि ये कोई करिश्मा करे, बीजेपी को दिखाए कि देखिए मैं कितना बड़ा नेता हूं। अरे बीजेपी की वोटें 20,000 पे लुढ़ गई आके। तो ये धरातल के नेता नहीं है और इसलिए इनका जो अपना ग्राफ है ये तोड़ फोड़ के लिए इन्होंने कांग्रेस में शामिल किया, वरना हारे हुए व्यक्ति को कौन लेता। तो ये तोड़फोड़ का मैं आपको एक उसका सबूत भी दे, एक लाइन में खत्म करूंगा, सबूत दे देता हूं कि 2024 का जो चुनाव था तो पंजाब में यहाँ हमारे लुधियाना से एक विधायक है सिमरजीत सिंह बैस, 3 बार के विधायक है। उन्होंने कथित इनकी फोन जो ऑडियो थी वो वायरल कर दी थी जिसमें ये कहते सुने गए
क्योंकि वो कांग्रेस में है, अपने सिमरजीत बैंस अब कांग्रेस में है, तो उनको ये बीजेपी में लाना चाह रहे थे अपने पुराने जो संबंध है कांग्रेस पार्टी में रहते हुए। तो वो वीडियो कर दी वायरल, जिसमें ये कथित तौर पे ये कहते सुने गए हैं कि ये बीजेपी वाले हैं और इनको तो कोई भी बंदा पगड़ी बांध के चले जाए उसको ये गले लगा लेते हैं। तो ये है बिट्टू साहब का पॉलिटिकल कैरेक्टर। तो इसकी कोई यहाँ पे पंजाब में जी कुछ नहीं हाँ, लेकिन जो राहुल गांधी ने किया है उसका एक मैसेज जरूर किया, अनइंटेंडेड। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी ने सोच के बोला, राहुल गांधी ने इनको बोला कि गद्दार दोस्त, माई ट्रेटर फ्रेंड बोला उसने, और इन्होंने पलट के क्या दिया, देश के दुश्मन। अरे भाई, राहुल गांधी तो बिल्कुल जस्टिफाइड है जब वो कहते हैं कि ट्रेटर। क्यों? क्योंकि आपने उस विचारधारा जिसकी बुनियाद पे कांग्रेस खड़ी है, आपने उस विचारधारा को छोड़ के उसके विपरीत जो एक बांटने वाली विचारधारा है, उस पार्टी का पल्ला पकड़ लिया आपने। तो ना सिर्फ आपने अपनी विचारधारा के साथ, पार्टी के साथ विचारधारा, बल्कि इन्होंने अपने दिवंगत जो दादाजी हैं उनकी विचारधारा, वो कांग्रेस थे, उनकी विचारधारा, उनकी धरोहर जो है उसके साथ भी इन्होंने ये विश्वासघात किया है। तो जी जस्टिफाइड जी लोग इस तरीके से ले रहे हैं राहुल गांधी को। किस 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 आधार पर कह रहे देश का दुश्मन? अरे भाई, वो व्यक्ति जिसको 12 करोड़ वोटर ने, उसके जो राजनीतिक नेतृत्व था, लोगों ने वोट दिया और उसने 50 से डबल किया सीटें कांग्रेस की 2024 में। आप उसे देश का दुश्मन, इसका मतलब है रवनीत बिट्टू अगर राहुल गांधी को कहते देश का दुश्मन, तो उन 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये अपमान कर रहे हैं। और उसमें उनकी उसमें उनकी भी जो सबसे देशभक्ति ज्यादा है उसके सब ऊपर ये सब सवालिया जी निशान खड़ा कर। जी, उसमें भी सबसे ज्यादा, अगर अगर आप नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से देखोगे तो पंजाब ने सबसे ज्यादा वोट दिया उस हिसाब से, तो क्योंकि बिल्कुल। 13 में से 7 सीटें थी। लेकिन एक चीज जी, और हैरानी, आपने बात छेड़ी दादाजी की। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि इन्हीं बिट्टू साहब के दादाजी तो चलो मुख्यमंत्री थे, शहीद हुए, सब मानते हैं। इनके पिताजी वो भी मंत्री थे, अमरिंदर सिंह सरकार में थे शायद, मंत्री है ना, तेज प्रकाश। है ना। तब भी हाँ, कोई उनके दिक्कत नहीं थी पुत्र थे। इनको। 3 बार सांसद हुए तब नहीं, भी कोई दिक्कत नहीं थी इनको। चलिए आप बोलिए, बोलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, नहीं, जी, जी, वो बोलिए, मंत्री बोलिए, थे। आप ठीक कीजिए। हाँ, उनके बेटे थे, उसका बेअंत सिंह जी के बेटे थे, बल्कि इनकी बुआ जो है वो भी कांग्रेस पार्टी की नेता रही है और वो विधायक रही है। वो वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहा तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी का भी पूरी मलाई खाने के बाद अब ये कह रहे हैं कि भाई मेरे दादाजी की जो मौत हुई थी उसकी जिम्मेदार कांग्रेस थी। खैर, ये पॉलिटिक्स में है, अब क्या बताएं, इनका छोड़िए, इस पे तो स्टेटमेंट भी टाइम, वायरल हो रहे हैं। रवनीत बिट्टू पे तो हाँ, टाइम वेस्ट करने वाली बात है टाइम अपना वेस्ट सर, करने वाली इसको बात है। कोई नहीं मैं ये पूछना। चीज हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था, आपने अभी एक बात कही थी कि जो दलित वाले पंजाब दलित वोटर है उसको अपनी तरफ करने की बात कर रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री पंजाब जाते हैं पहले दिन, वहां पर एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं जो आपने भी कहा। फिर अगले दिन अमेरिका के साथ ट्रेड डील होती है और उसमें सबसे बड़ा जो खतरा बताया जा रहा है वो किसानों को बताया जा रहा है। तो ये जी, कैसी राजनीति, मुझे समझ में नहीं आ रही कि जब कृषि कानून लाने थे तो भी पंजाब वालों से ही पंगा था, सबसे बड़ा पंजाब से ही, या अकेली एक कौम ऐसी है सिख कौम जिसने इस सरकार को कोई बिल वापस लेने पे मजबूर किया। अब वोट भी पंजाब से चाहते हैं, लोगों से चाहते हैं कि हमें अपनाओ, लेकिन साथ में ट्रेड डील में उन्हीं के लिए खड्डा भी खोद देते हैं। ये राजनीति कुछ समझ में नहीं आई, ये समझा सकते हैं आप थोड़ा, आपको कुछ समझ में आ रहा है? अरे भाई, प्रदीप भाई, सीधी सीधी राजनीति है इनकी कि ये लोग बेवकूफ समझते हैं। अब ये ट्रेड डील हुई है जिसमें उन्होंने बकायदा प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसकी जानकारी दी है। हमारे साथ हुई है ट्रेड डील भाई, ओपन है, सब कुछ है। उसकी डिटेल्स क्यों नहीं दी जा रही अभी तक? कौन कौन से क्षेत्र जो हमने खोले हैं उनके लिए, और जिसके ऊपर हमारी हमारी तरफ से 0 टैरिफ है, उनकी तरफ से अभी भी 18% टैरिफ है। उसमें जो कृषि क्षेत्र है इसके बारे में बहुत सजग है, जो जो किसान है वो बहुत सजग है, उनकी जो जो नेतृत्व है किसानों का वो बहुत सजग है, वो चौकस है, उस पर बात करते हैं वो। और उनको अब लगता है, जो मेरी अभी बातचीत हुई है इन कुछ दिनों में ही जब से ये हुआ है, तो वो आप देखते जाइए, जो किसान आंदोलन 2020-21 में उससे बड़ा भी आंदोलन हो सकता है और पूरे भारत में वो होगा उसका, क्योंकि डायरेक्टली वो भारत का जो कृषि क्षेत्र जो है उसके उसका ना, कुदरती सी बात है कि जब बाहर से आपकी वीट आ रही है, आपका मक्का आ रहा है, आपका वो दूसरा आ रहा है,
ठीक है। अभी इस बात पे भी कोई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो निश्चित तौर पे जब हमारा उधर से इंपोर्ट होगा तो हमारे भाव भी तो गिरेंगे ना। तो एक कौन एक एक उठाएगा चीज हमारी? एक तो ये एक किसानों के एक ऊपर एक आर्थिक एक प्रहार है। एक चीज और इसी में ऐड कर लूं मैं, उसी में आप जवाब दीजिएगा कि ये जो ट्रेड डील हुई और इसमें जिस तरह के कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भारत ने खोल दिया अमेरिका के लिए, अमेरिकी कृषि मंत्री ने भी ये कहा, इसको लेके पंजाब में किसानों में खास करके कुछ डर खौफ का माहौल है। बिल्कुल निश्चित रूप से है। अभी वो रूपरेखा तैयार हो रही है, अब देखिए, क्योंकि अभी पूरी डिटेल सामने नहीं आ रही। जो किसानी है पंजाब की विशेष करके, जैसे मैं कह रहा हूं कि वो इस बात को लेके बड़े चौकन्ने, बड़े चौकस, बड़े सजग है। तो जब तक डिटेल्स आती हैं तो उसी उसी आधार पे वो अपनी रणनीति बनाएंगे, अपनी रूपरेखा, वो किस तरीके से उन्होंने इसका विरोध करना। लेकिन ये निश्चित है, मुझे ऐसा लगता है कि इसी के चलते ही इनको मालूम है, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, इनको मालूम है कि भाई ऐसा होने का एक बैकलैश होगा, उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो इसीलिए ये जो डेरे है ना पंजाब के, उनको साधने की जो है कोशिश जो है, उस आप कॉन्टेक्स्ट में, उस चौकटे में आप देखिए इसको। अब ना सिर्फ ये डेरा बल्ला, बल्कि इनके तो पहले जो डेरा ब्यास है हमारे यहाँ पे, प्रमुख डेरा है, लाखों श्रद्धालु है, उनके साथ आना जाना ये इनका, मोदी जी का, अमित शाह जी का रहा है। उनकी जो नजदीकियां हैं, उनके जो धार्मिक मुखिया है, उनकी सब जानते हैं उसको। और ये जो तीसरा डेरा पंजाब का डेरा सच्चा सौदा जिसे बोलते हैं सिरसा में, वो तो इनकी राम रहीम तो इनकी पहले जेब में है। तो इसीलिए कि ये मुद्दे को भटकाने वाला काम है कि भैया इसका हमें 1 साल रह गया है, उसकी प्रतिक्रिया होगी तो उसका हमारी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, प्रोस्पेक्ट, उस पर असर ना पड़े, या उसको डिल्यूट कैसे किया जाए। इस वजह से ये दलित और सिख, ये वाला डेरे वाली जो पॉलिटिक्स जो है, वो करके ये वोटें हथियाना चाहते हैं। क्यों? ताकि ये जो डिल्यूट किया जा सके किसानों के इस प्रदर्शन को। जी। पिछली बार हमारी बातचीत में आपने एक जो हिंट छोड़ा था कि बीजेपी जो है वो पंजाब में क्या खेल खेल रही है, क्या आप इसी तरफ इशारा कर रहे थे ये डेरा पॉलिटिक्स के बारे में, या इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो बीजेपी पंजाब के लिए कर रही है, जो पंजाब में एक रणनीति अपना के चल रही है? सीधी सी बात है कि पंजाब में बीजेपी की विचारधारा के आधार पर अगर ये चुनाव लड़ती है, या अपनी जो पिछली 10 साल की कारगुजारी, केंद्र में पंजाब में तो इनकी कोई कारगुजारी है ही नहीं है, सत्ता से बाहर 2017 के बाद, विशेषकर जब 2012 से 7 से 12 और 12 से 17 जब ये गठबंधन में थे अकाली दल, उसके बाद ये बाहर है। तो ऐसी कोई नहीं जिसको आधार बनाए, जिसके नाम पे ये वोटें मांगे, कोई ऐसे मुद्दे नहीं है, इनकी कोई प्राप्तियां नहीं है। तो उसके चलते ये जो नॉन इश्यूज हैं, ये जो डेरे की, जाति की, धर्म की जो राजनीति है, वही ले दे के, और दूसरा जोड़ तोड़ की, और इसमें आप एफआईआर भी शामिल कर लीजिए, जो कि पंजाब में भी होने जा रहा है, जब उसकी कवायद तो शुरू हो ही गई है। तो ये ऐसे मुद्दों को भटका के, जैसे 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 अभी राहुल गांधी इस सिलसिले में बात कुछ और हुई है, तथ्यों से परे जा सिखों का अपमान, और उसके ऊपर पूरा इनकी ट्रोल पार्टी जो खड़ी हो जाए, तो एक परसेप्शन, एक नैरेटिव जो कर दें, बना दे, तो इस आधार पे ये लड़े। और उसमें जो मेन इनका है कि जो सिख के हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर इनको लगता है कि जो एक विशेष एरिया है, शहरी वर्ग है वहां, वो तो हमारी जेब में, उन्होंने तो हमेशा हमें, अभी 2022 का जो चुनाव था, 6-6.5% वोट शेयर था इनका, तो डबल डिजिट में नहीं इनका गया है। हाँ, लोकसभा चुनाव में ये 9% से 18% पहुंच, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसमें जितने इनको, जैसे मैंने लुधियाना की एग्जांपल दी है, कि जितना इनको जो वोट्स मिली है लुधियाना, आप लुधियाना वेस्ट उसी का एक हिस्सा है, लुधियाना वेस्ट का, और वहां पे नंबर ऑफ वोट्स कितनी कम हो गई। तो ये नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी का जो इमेज है, नरेंद्र मोदी खुद आए यहाँ पे, उन्होंने किसी और को नहीं भेजा। तो उनका वो जो आकर्षण, एक एक अपर मिडिल क्लास जो अपना हिंदू वोटर है शहर का, उसको, और ये जो अपना दलित वोटर्स है, और दूसरे ये जो है अपना सिख वोटर्स है, तो इसको बना के, एक आधार बना के, एक एक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये, इसे मैं बोलता हूं कि ये टेम्पररी है, जोड़ तोड़ की राजनीति है, इसका कोई विचारधारक आधार नहीं है।
तो ये बीजेपी करने जी, जा रही है। और दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए वित्तीय समस्याएं पैदा करी। अभी का बजट आया है, वो जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है 24,000 करोड़, आपके हिमाचल में भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वो नहीं, उसके लिए मना कर दिया कि नहीं मिलेगी सरकारों को। तो वो सीधी की सीधी मतलब एक चपत है बहुत बड़ी भाई, 24,000 करोड़। तो वो आम आदमी पार्टी को इस तरीके से वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए समस्या है, क्योंकि जो उनकी पॉलिटिक्स है फ्री बीज वाली, कि उसके लिए फंड्स ही ना हो इनके पास, कर्जा उठाएं लेकिन और कर्जे जी, को जी, मुद्दा बनाएं। तो इस जी, तरीके से ए, ए, बीजेपी पंजाब में काम कर रही है, और आने वाले समय मुझे लगता है कि ये और भी बढ़ेगा। अभी 2029 जी, में गुरु रविदास महाराज जी है, जिनका जो रविदासिया जो कम्युनिटी है दलित्स के बीच में, ये जो डेरा बल्ला है ये उनका है। तो उनकी अभी जनवरी 2027 यानी कि कुछ दिन पहले ही, कुछ रोज पहले ही पंजाब के चुनाव ड्यू है। तो 650वीं वर्षगांठ वो बनाएंगे, तो उसमें मोदी जी आएंगे। तो जो अभी उन्होंने बीज बोया है उसको और रोपेंगे, वो उसको पानी देंगे, और तब आके वो बात करेंगे, ताकि लोगों के जहन में, दलित्स के जहन में मैं फ्रेश हो यहाँ कि ये हमने, और उस वक्त फिर कुछ अनाउंसमेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ ऐलान फिर यहाँ उनके लिए। फिर यहाँ पर राजू भाई, दो दो सवाल मेरे फिर आपसे बनते हैं इस पे। पहली बात, ये जो आप डेरा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, पंजाब में इन डेरों का इतना इफेक्ट है कि अगर जो डेरा की पॉलिटिक्स है वो बीजेपी के लिए रास्ता खोल सकती है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या बाकी जो हिंदी बेल्ट है देश के, उसकी तरह पंजाब का जो हिंदू वर्ग है, उसको हिंदुत्व का मुद्दा इफेक्ट करता है या काम नहीं करता? तो पहली बात, आपके प्रश्न का पहला हिस्सा है कि डेरों का जो इम्पैक्ट है, तो प्रदीप भाई डेरों का इम्पैक्ट है, लेकिन बड़ा सीमित इम्पैक्ट है। अब हम 2002 से लगा रहे हैं, हम 2007-12, तो एक नैरेटिव जरूर बना, एक परसेप्शन। और हम जैसे विश्लेषक की बात करते जी, वो डेरे पे चले गए तो पता नहीं पूरे का पूरा जो डेरा के फॉलोअर्स है लाखों की तादाद में है, वो उस पार्टी विशेष या उम्मीदवार विशेष को, ये डेरे ऐसे हैं जहां पे सभी जाते, सभी पार्टियों के नेता जाते हैं, कोई सा भी डेरा उठा ले आप। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 2007 में ओपनली उन्होंने मदद की, डेरा सौदा या राम रहीम वाला, कांग्रेस को 44 सीटें मिली, कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। हम्म। और उसके बाद 2012 में जब बीजेपी की और अकाली दल की नेतृत्व वाली सरकार बनी 2007 के बाद, तो इन्होंने देखा कि ये डेरे की वोटें हैं, डेरे की वोटें, तो इन्होंने उनको भी कुछ केस बनाए। दूसरा, 2007 में जो राम रहीम को माफी देने वाला जो प्रकरण है, वो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से श्रोमणी अकाली दल जो है वो सिख सिख उससे दूर चले गए कि इन्होंने तो ऐसा हम्म। किया। तो उसके चलते इनको डेरे वालों ने इनको सपोर्ट करी, अकाली दल और इनको। लेकिन हुआ क्या, अकाली दल को 56 सीटें मिली, जो बहुमत है 59 जो सीटें है 59, उससे भी 3 कम मिली। तो सीमत इसका जरूर है। और इसी तरीके से आप ये देख लें, आप डेरा बल्ला जो द्वाबा क्षेत्र है, जिसमें 23 जो है विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और कांग्रेस को 2022 में वहां पे 9 सीट्स मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 10 सीट्स मिली है। और आम आदमी पार्टी का तो अभी कोई वोट बैंक एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ था। तो अगर आम आदमी पार्टी 23 में से 10 ले जाती है और कांग्रेस 23 में से 9 लेके जाती 19 सीट्स, तो फिर ये डेरा के जो समर्थक है, और वहां पे बहुजन समाज पार्टी भी थी, उनको क्यों नहीं दी ये वोट इन्होंने? वो तो इनकी अपनी दलितों की पार्टी है, और बांट के दी उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो डेरे हैं इनका जो इम्पैक्ट है वो है, लेकिन बात ज्यादा है, उसमें सबस्टांस कम है। और उसकी वजह ये है कि पंजाब का जो दलित है, या पंजाब ये जो डेरा है ना पंजाब का, ये दरअसल एक ऑल्टरनेटिव के रूप में, जो हमारा रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है, उसमें जो हाशिए पे लोग थे, उसमें दलित भी आते, दूसरे भी आते, और आर्थिक तौर से पछड़े हुए जो लोग हैं, उनका, जी, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव है, उनको एक सम्मान मिलता, क्योंकि वो सभी लोग जाते हैं वहां जी, पे।
और उसका जी, एक जी, जी। सामाजिक पहलू भी, दूसरा पहलू भी है कि बहुत सारे डेरे इसलिए, जैसे राधा स्वामी डेरा और दूसरा ब्यास वाला और ये जो सच्चा सौदा, वहां पे जो महिला वर्ग है, महिलाएं वहां पे ज्यादा जाती हुई इसलिए कि वहां पे जी वो चला जाए, वो नशे छुड़वा देते, शराब छुड़वा देते, हमारे सामने देखने की बातें हैं। वो कह रहे जी बहुत अच्छा, तो ये सामाजिक इनका है। लेकिन जब बात जी, वोट की आती है तो वो अपना जो उनका अनुभव है किसी पार्टी को लेके, श्रद्धालुओं का, या अपना अपना उम्मीदवार को लेके, या अपनी उनकी जो जातीय समीकरण है उससे संबंधित जो, तो उस आधार पे वोट डाली जाती। अभी तक पंजाब में कोई ऐसी रिसर्च, कोई स्टडी पोस्टपोन नहीं हुई जिसने ये बताया हो कि पंजाब में इतने परसेंट वोट जो है डेरा वालों के पड़े। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज हैपेंड, सो इट इज ए नैरेटिव। दूसरा सवाल आप कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व का है, देखो हिंदुत्व में आप ये चीज, अगेन ये थोड़ा सा ग्रे सा एरिया है। देखिए मैं ये मानता हूं कि पंजाब का जो हिंदू है ना, वो देश के बाकी हिंदुओं जैसा नहीं है। उसकी साइकी, उसके सोचने का तरीका, उसका अनुभव, उसकी संस्कृति जो है वो डिफरेंट है। वो एक साझा जो संस्कृति है वो उसका एक हिस्सा है, तो उनके सोचने का तरीका वो भी अलग है। उसमें वो कट्टरता, वो संकीर्णता नहीं है पंजाब के उसमें। इसीलिए तो शिवसेना और बजरंग दल के पांव नहीं लगते यहाँ पे। जी, वो 10 15 20 50 लोग ही हैं यहाँ पे। तो इस वजह से ये जो वोटर है, जैसे नरेंद्र मोदी है, और विशेष करके जो पंजाब की जो व्यवसायी वर्ग है ना, हिंदू वर्ग है, जो जब बीजेपी की जो कैरेक्टराइजेशन इस तरीके से, पहचान, आइडेंटिटी इस तरीके से कि ये बनिया और ब्राह्मण की पार्टी है, उस वक्त से जी, लेके, और मोदी साहब ने इसमें जो किया, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि मोदी का जो पर्सनल करिश्मा इसकी वजह से 9 से 18 पहुंचे हैं। लेकिन वो लोकसभा का चुनाव था, उसके लिए, जी, जैसे मैं कह रहा हूं कि उन सीटों पे जहां पे बीजेपी ने अच्छा काम किया, अच्छी वोट्स ली हैं 2019 के मुकाबले, ये जो उपचुनाव 5 6 हुए हैं, वहां पे बीजेपी बिल्कुल ही पीछे चली गई है। तो जब जी, लोगों जी, को विधानसभा के चुनाव की बात आती है तो तब पंजाब का हिंदू, चाहे वो शहर में बैठा, गांव में बैठा, वो अलग तरीके से सोचता है। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी पार्टियां, कांग्रेस की अपनी नलायकियां, बहुजन समाज पार्टी की अपनी, और शिरोमणि अकाली दल की अपनी, उसकी वजह से तो लोग बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसका आधार हिंदुत्व नहीं है, जी, 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 वो उनकी गवर्नेंस से सेटिस्फाइड ये लोग, आम आदमी जी, पार्टी की, अकाली दल की, कांग्रेस की, और आपस में जो इनका अंदरूनी संगठनात्मक जो समस्याएं हैं, है जी, ये जो मसले खड़े हो रहे हैं कि जैसे चन्नी साहब ने मसला उठा दिया, तो ऐसी सारी चीजें हैं। ये जो जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें ये जो एलिटिस्ट वर्ग था ना, जो पहले कहते थे कि जी, जी टेकन फॉर ग्रांटेड, हम जाएंगे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको और कोई काम नहीं है सारा दिन, को कि पैसे है उनके पास, ठीक है जी, धनवान जी, वर्ग है। तो वो वर्ग जो है उसके भी, जब से विशेष करके आम आदमी पार्टी आई है, तब से लोगों का एक असर्ट कर रहे हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर जी, सेक्शन के लोग हैं, सामाजिक तौर पे पछड़े हुए लोग हैं, जी, जी, तो उनकी वजह से वो लोग बीजेपी के लिए इस तरीके से बीजेपी के पास जा सकते हैं, इनका वोट शेयर बढ़ सकता है। वही वही बात, जब मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने नारा क्या दिया था, सबका साथ सबका विकास। मैं आज भी कहता हूं, मेरा जी, आकलन ये है कि उस वक्त बीजेपी की जीत जो हुई है वो इस वजह से नहीं हुई कि जो हिंदुत्व की पार्टी है, इस वजह से हुई कि कांग्रेस के शासन में गवर्नेंस, इन्होंने जो नैरेटिव बनाया था कि जी करप्शन हो रही है, ये स्कैम्स हो रहे हैं, उसकी वजह से सुशासन के लिए उन्होंने किया था। तो ये बीजेपी की, आरएसएस की जो डबल है ना, दो दोहरे मुखौटे वाली जो है जी, जी, राजनीति और रणनीति, उसके उसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं तो इनको वोट डालते हैं। अन्यथा जी, यहाँ पे हिंदुत्व से प्रेरित लोग जो है वो के को वोट डालेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है जी, पंजाब के अंदर। जी। जी। अ, राजू भाई, सवाल मेरे पास बहुत सारे थे, लेकिन वक्त की कमी है, आपके पास भी वक्त की कमी है। अब आपके पास बहुत जल्द आपके पास लौटेंगे, क्योंकि जैसे ही ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी डिटेल पता लगती है, इसका सबसे बड़ा असर जो अभी दिख रहा है
जो अगर ये सही होगा, तो पंजाब होगा। उस सिलसिले में जी आपसे हाँ। दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा डिटेल में बात करेंगे। तब तक आपसे बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आज आपने फिर से समय निकाला हमारे लिए और जो भी ये सारा और मामला है आपका भी धन्यवाद कि बातचीत के दौरान बहुत सी बातें हैं जो छूट जाती हैं, तो अनकही बातें हैं, उनको भी हमारे दर्शक बड़े जी, आपके जी, जी। बड़े सूझवान जी, हैं। जी, जी, तो जी, जी, जी। जितनी कोशिश होती है बोलने की, एक्सटेम्परी बोलते हैं हम कौन सा वो जी, जी। मोदी जी की तरह वो टेलीप्रॉम्प्टर तो जी, जी। लगा नहीं हुआ कि उस पे टेलीप्रॉम्प्टर लिखा तो यूज़ हम करते हैं, बोलते जाएं सही और बात। कोई हाँ, हाँ। बात ऊंची नीची ना हो। तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर कोई ऐसी बात उनको जी, लगे कि ये सही नहीं है, तथ्यात्मक तौर पे भी गलतियां इंसान है, जी, जी, लेकिन आपके जी, मंच जी, पे जी, आने जी। के लिए आपके श्रोते जिस तरीके से हमें सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी बहुत, हैं आपके। बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी। जी।